गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स का पहला सेशन है और आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी वाइड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम लोगों को पढ़नी होती हैं, लेकिन हम लोग इसको कंसाइज मैनर में, शॉर्ट मैनर में पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हमारे लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जब हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है, इसको स्टडी करना है, तो यहां पर आता है कि हम बेसिकली दो चीजों की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दो चीजों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। क्या क्या हैं वो दो चीजें? सबसे पहला हम देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल्स एंड फिजिकल कंडीशंस इनसाइड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर पदार्थों एवं भौतिक दशाओं की प्रकृति। मतलब हुआ किस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, किस प्रकार की भौतिक दशाएं पृथ्वी के अंदर मिलती हैं। तो पहला तो हमें यह जानना है। दूसरी चीज जो हमें जाननी होती है वो हम पढ़ते हैं लेयर्स प्रेजेंट इन अर्थ्स इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी परतें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो ये जितनी भी परतें हैं इनके बारे में भी अध्ययन जो है, स्टडी जो है, वो हम इसी टॉपिक के अंदर करेंगे। अब जब हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं, तो अध्ययन करने के जो तरीके हो सकते हैं, जो विधियां हो सकती हैं, यानी कि स्टडी की अगर हम मेथड्स देखें, विधियां देखें, तो विधियों में हमें देखने को मिलता है कि अध्ययन करने की दो विधियां हो सकती हैं। एक जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्टडी, प्रत्यक्ष अध्ययन, और दूसरा होगा जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्टडी, यानी कि अप्रत्यक्ष अध्ययन। जब हम डायरेक्ट स्टडी की बात करते हैं, प्रत्यक्ष अध्ययन की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह हो जाता है कि या तो हम पृथ्वी के अंदर जाकर के वहां की दशाएं कैसी हैं, वहां के पदार्थ कैसे हैं, उनका अध्ययन करें, या फिर हम पृथ्वी के अंदर से पदार्थों को बाहर निकालें और उनको बाहर निकाल करके तब हम अपनी लैब्स में उनको स्टडी करें, उनके नेचर के बारे में, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ें हम। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस नॉलेज, उस टेक्नोलॉजी के जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, उनको देखते हुए ये डायरेक्ट स्टडी कर पाना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब आप सीधे सीधे बोलोगे कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ सकते, हमारे पास ऐसी तकनीक जो है वो अभी तक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है इनडायरेक्ट स्टडी का, अप्रत्यक्ष अध्ययन का। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्टडी? अप्रत्यक्ष अध्ययन का मतलब हो गया कि अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब अलग अलग स्रोतों से जो हमें जानकारी मिल जाए। जैसे भूकंप अगर कहीं पर आता है तो उससे जो हमें नॉलेज मिल जाए,
या कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे अगर हमें नॉलेज मिल जाती है। तो जितने भी ऐसे सोर्सेज हैं, जितने भी ऐसे स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सूचना उपलब्ध करा सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम उन सभी स्रोतों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जानकारी को, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है किसका, पृथ्वी के आंतरिक भाग का, पृथ्वी के अंतरतम का। तो अब हमने बोला कि इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सूचना उपलब्ध कराएंगे, जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो अगर हम उन सोर्सेस को देखें, उन स्रोतों के बारे में बात की जाए, तो जितने भी सोर्सेस पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें जानकारी देते हैं, हम उन सारे के सारे सोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणियां हो जाएंगी? एक जिनको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस, यानी कि कृत्रिम स्रोत हो जाएंगे, और दूसरे जिनको हम बोलेंगे नेचुरल सोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक स्रोत। अब कौन से स्रोत होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, या कौन से स्रोत होते हैं जिन्हें हम नेचुरल बोलते हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेस की अगर आप बात करोगे तो इसमें हम चर्चा करेंगे प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में। प्रेशर के बाद हम देखेंगे डेंसिटी, घनत्व के बारे में। डेंसिटी के अलावा आप देखोगे टेम्परेचर, यानी कि तापमान के बारे में। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में ये तीन स्रोत हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और देखना है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें क्या जानकारी या क्या नॉलेज मिल पाती है। जब हम नेचुरल सोर्सेस की बात करते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों की बात करते हैं, तो यहां पर क्या चीज आ जाएगी? यहां पर हम बेसिकली बात करेंगे वॉल्केनिज्म, यानी कि ज्वालामुखीयता की, और ज्वालामुखीयता के अलावा सीज्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगें। तो ये स्रोत हैं, ये सोर्सेज हैं जो हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। एक एक करके इन सभी सोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल सोर्सेस को, कृत्रिम स्रोतों को। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में मैंने आपको बताया कि तीन स्रोत हैं, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। इन तीनों के बारे में ही हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में, यानी कि दबाव के बारे में। तो प्रेशर या दबाव के बारे में अगर बात की जाए तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि हमारी पृथ्वी का जो इंटीरियर है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में हम एक चीज देखते हैं कि डेप्थ बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दबाव बढ़ता चला जाता है। अब ये जो चीज हमने देखी कि गहराई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, तो सवाल ये आ जाएगा कि भाई इसका रीजन क्या, कारण क्या इसका, क्यों ऐसा होता है कि गहराई बढ़ने पर दबाव बढ़ता जाता है? तो अगर आप कारण जानने का प्रयास करोगे तो आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि ये अगर हमारी पृथ्वी है, इसको हमने मान लिया ये हमारी पृथ्वी का केंद्र है। अब यहां पर हम एक बिंदु लें x और यहां पर एक बिंदु लें y, और मैं आपसे अगर कहूं कि बिंदु x जो है ये 500 किलोमीटर की डेप्थ पर है
और बिंदु Y जो है ये 1000 किलोमीटर की डेप्थ पर है, 1000 किलोमीटर की गहराई पर है। तो आप एक चीज देखोगे यहां पर कि जैसे जैसे गहराई जो है वो बढ़ती जाएगी, ये जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं, ऊपर की जो चट्टाने हैं, इनका टोटल मास, इनका द्रव्यमान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यही हमारा रीजन है। हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग मास ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, यानी कि ऊपर स्थित चट्टानों का बढ़ता हुआ द्रव्यमान। तो ये आपने देखा कि पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर है वो डेप्थ बढ़ने के साथ, गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि ऊपर स्थित चट्टानों का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। आगे ये जो पॉइंट हमने यहां पर देखा कि हमारी पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है, गहराई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, तो अब चीज आ जाएगी कि इस दबाव बढ़ने के इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्रभावों की बात करोगे तो हमें 2-3 चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। क्या? हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, सतह से केंद्र की तरफ जाते हैं और दबाव बढ़ता है, तो दबाव बढ़ने से एक चीज होती है, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों का जो घनत्व है वो घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। और यही चीज हम देखते हैं कि जब आप पृथ्वी के अंदर क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करते हो तो सबसे कम डेंसिटी आपको क्रस्ट में मिलती है, उससे ज्यादा मेंटल में मिलती है और सबसे ज्यादा कोर में मिलती है। तो उसका एक रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो पहली चीज हमने देखी कि दबाव बढ़ने से चट्टानों का घनत्व जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि। यानी कि जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो तापमान क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे पृथ्वी की सतह, यहां पर अगर हम टेम्परेचर देखें तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम औसत तापमान मानते हैं अपनी पृथ्वी का। लेकिन वहीं जब हम केंद्र पर पहुंचते हैं तो केंद्र पर जो तापमान हमें देखने को मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिल रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है, और उस तापमान के बढ़ने का एक रीजन, एक कारण क्या है, क्योंकि गहराई बढ़ने पर दबाव में वृद्धि हो रही है। आगे हम बढ़ें कि तापमान बढ़ता है, इसके अलावा और क्या। तो तापमान के साथ साथ एक चीज हम और देखते हैं कि प्रेशर बढ़ने से हमें देखने को मिलता है इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटीरियल्स, पदार्थों के गलनांक बिंदु में वृद्धि। जो मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, वो भी बढ़ जाता है, वो भी इंक्रीज होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर होने के बावजूद, अधिक तापमान होने के बावजूद, जो मटेरियल्स हैं वो ज्यादातर जगह पर सॉलिड स्टेट में है,
ठोस अवस्था में। क्यों ठोस अवस्था में है? क्योंकि अंदर जाने पर सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ता है, बल्कि तापमान के साथ साथ जो पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक बिंदु है, उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये हमने देख लिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर है उसमें क्या चेंज आता है, और प्रेशर में जो भी चेंज आता है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। आगे बात करते हैं हम दबाव के बाद सेकंड, नंबर 2 डेंसिटी, यानी कि घनत्व। तो अगर घनत्व की हम बात करें तो यहां पर भी हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि हमारी पृथ्वी का जो इंटीरियर है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, मटेरियल्स की डेंसिटी, पदार्थों का जो घनत्व है, वो भी क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ जाओगे, आप देखोगे कि मटेरियल्स की डेंसिटी ग्रेजुअली, लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। अब फिर से यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अगर डेप्थ बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ती है तो इसके कॉजेस क्या है? कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि गहराई बढ़ने पर पदार्थों का जो घनत्व है वो बढ़ता चला जाता है? तो एक रीजन तो हमने अभी देखा। पहला रीजन हमें क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि बढ़ता हुआ दबाव। अभी हमने बात की कि जैसे जैसे सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, और दबाव बढ़ने से इंक्रीज होता है किसमें? डेंसिटी में। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि हर जगह पर प्रेशर की वजह से डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। जैसे अगर हम अपनी पृथ्वी की कोर के बारे में बात करें, तो जो कोर की डेंसिटी है, जो कोर का घनत्व है, वो हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी मिलती है। क्यों? तो अगर कोर की डेंसिटी पर सवाल बना कि कोर में इतनी ज्यादा डेंसिटी हमें क्यों मिलती है, तो आप वहां पर सिर्फ प्रेशर के बेसिस पर चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको यह बताना पड़ेगा कि कोर में डेंसिटी इसलिए ज्यादा मिलती है क्योंकि कोर आयरन और निकेल से बनी हुई है। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम कॉजेस को देखेंगे, कारणों की बात करेंगे, तो हमें एक और कारण यहां पर मिलेगा, और वो सेकंड रीजन क्या होगा? वो होगा चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन में होने वाला बदलाव या परिवर्तन। तो पृथ्वी के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, रासायनिक संगठन में भी बदलाव होता है, और उस रासायनिक संगठन के बदलने से भी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो ये हमने बात कर ली डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बाद नेक्स्ट अगला जो सोर्स हम लोगों को देखना है, नंबर 3, दैट इज टेम्परेचर, तापमान। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर तापमान को देखें तो एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है कि हमारी पृथ्वी का जो इंटीरियर है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। यानी कि गहराई बढ़ने के साथ पदार्थों के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अब हम लोग फिर उसी बात पर आ जाएंगे कि इसका कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा, क्योंकि हर चीज में हम रीजन
की बात करते चले आ रहे हैं, कारण की बात हम करते चले आ रहे हैं। तो यहां पर भी अगर हम रीजंस देखें कि क्यों ऐसा होता है, तो आपको यहां पर भी दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, आप देखोगे इंक्रीजिंग प्रेशर, बढ़ता हुआ दबाव, कि जैसे जैसे आप सतह से सेंटर की तरफ जा रहे हो दबाव बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि दबाव बढ़ता है इसी वजह से तापमान में वृद्धि होती है। दबाव के अलावा अगर हम रीजंस में एक और चीज ऐड करें तो हमें देखने को मिलता है प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन अर्थ्स इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी के अंतरतम में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय तत्वों की उपस्थिति। क्या होते हैं ये रेडियो सक्रिय तत्व? तो रेडियो सक्रिय तत्वों को हम लोग देखते हैं कि ये ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से अपना डिके करते हैं, सेल्फ डिके, स्व-विघटन, और सेल्फ डिके से ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ऊर्जा निष्कासित करते हैं, और उसी ऊर्जा से पृथ्वी के अंदर तापमान क्या होता है? बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होती है। तो ये हमने बात कर ली टेम्परेचर की। तो यहां पर आकर के जो हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेस थे, कृत्रिम स्रोत थे, ये हमने कंप्लीट किया। अब आर्टिफिशियल सोर्सेस के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब चर्चा करेंगे नेचुरल सोर्सेस पर, यानी के प्राकृतिक स्रोतों पर। तो नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, मैंने आपको बताया कि इसमें दो चीजें आएंगी। एक आ जाएगा आपका वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता, और दूसरा आएगा हमारा सीज्मिक वेव्स, यानी कि भूकंपीय तरंगें। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे वॉल्केनिज्म के बारे में, ज्वालामुखीयता के बारे में। जब आप ज्वालामुखीयता की बात करते हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी का इंटीरियर है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में जो मॉल्टेन रॉक्स होती हैं, पिघली हुई चट्टानें, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा, इन मॉल्टेन रॉक्स या इस मैग्मा का निकल करके आना कहां पर? पृथ्वी की सतह पर, अर्थ सरफेस पर। और जब ये पिघली हुई चट्टानें या ये मैग्मा निकल करके पृथ्वी की सतह पर आता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। यानी कि आप सीधे और सरल शब्दों में ये बोल सकते हो कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकल करके आता है पृथ्वी की सतह पर इन द फॉर्म ऑफ लावा, लावा के रूप में। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? वॉल्केनिज्म कहते हैं, ज्वालामुखीयता कहते हैं। ना द क्वेश्चन इज दिस कि इस प्रक्रिया से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या पता चलेगा? भाई पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के इंटीरियर में हमें क्या मिलता है, इस प्रोसेस से हमें क्या जानकारी मिलेगी? तो एक सिंपल सी चीज आप यहां पर यह समझो कि हमारी पृथ्वी की सतह पर ये जो लावा निकल करके आया, ठीक, जब ये लावा, इसकी कूलिंग होगी,
इसका सॉलिडिफिकेशन होगा, यानी कि जब ये लावा ठंडा होगा और ठोस होगा, तो लावा के ठंडे और ठोस होने से निर्माण होगा किसका? इग्नियस रॉक्स का, आग्नेय चट्टानों का। अब अगर हम इन्हीं इग्नियस रॉक्स, इन्हीं आग्नेय चट्टानों की केमिकल एनालिसिस करें, रासायनिक विश्लेषण, तो अब फिर से एक बार सुनो कि पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानें यानी कि मैग्मा निकल करके आया सरफेस पर, सतह पर, किसके रूप में? लावा के रूप में। ये लावा जब ठंडा हुआ और ठोस हुआ तो बन गई इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। अब अगर इन आग्नेय चट्टानों की केमिकल एनालिसिस की जाए, रासायनिक विश्लेषण किया जाए, तो इनके रासायनिक विश्लेषण से हमें पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के मटेरियल्स मिलते हैं, किस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। तो यानी कि वॉल्केनिज्म से, ज्वालामुखीयता से जो इग्नियस रॉक्स बनती हैं, जो आग्नेय चट्टानें बनती हैं, उन आग्नेय चट्टानों का विश्लेषण करने से, एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के पदार्थ हैं, किस प्रकार के मटेरियल्स हैं। तो ये हमने देखा कि वॉल्केनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, ज्वालामुखीयता का क्या योगदान है। अब ज्वालामुखीयता के बाद हम लोग आते हैं जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हमें क्या मिलता है? सीज्मिक वेव्स, यानी कि भूकंपीय तरंगें। अब थोड़ा सा पहले हमें भूकंपीय तरंगों के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे किसके साथ? अर्थ के इंटीरियर के साथ, पृथ्वी के अंतरतम के साथ। सिंपल तरीके से आप लोग ये समझिए कि जब भी किसी जगह पर एक अर्थक्वेक आता है, एक भूकंप आता है, जिसको हम सीज्मिक इवेंट भी बोलते हैं, भूकंपीय घटना भी कहते हैं। तो जब किसी जगह पर एक भूकंप आता है, एक भूकंपीय घटना हमें देखने को मिलती है, तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो मीनिंग होता है वाइब्रेशंस इन अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह में होने वाले कंपन। मतलब सिंपल है कि जब भूकंप आता है तो हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो वाइब्रेट करने लगती है, उसमें कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। तो अब सवाल ये आ जाएगा कि अगर भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, तो इन वाइब्रेशंस का रीजन क्या, इनका कारण क्या होता है? तो इन वाइब्रेशंस का रीजन, इन कंपनों का कारण हमें यह देखने को मिलता है, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू रॉक्स। सीधे और सरल तरीके से आप क्या बोलोगे कि चट्टानों से होकर बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचरण करती है। तो जैसा हमने बात की कि भूकंप के दौरान ये जो कंपन होते हैं, इन कंपनों का कारण हम देख रहे हैं कि चट्टानों से होकर के बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचरण करती है, गुजरती है, मूवमेंट करती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एनर्जी है,
ये ऊर्जा जब चट्टानों से होकर के ट्रेवल करती है, संचरण करती है, तो ये किस रूप में संचरण करती है हम देखते हैं। इसका मूवमेंट होता है एनर्जी वेव्स के रूप में, ऊर्जा तरंगों के रूप में। मतलब आप ये बोलोगे कि जब एक भूकंप आता है तो भूकंप में एक्चुअली होता यह है कि ऊर्जा तरंगें, एनर्जी वेव्स, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती हैं। और जब वो एनर्जी वेव्स, जब वो ऊर्जा तरंगें चट्टानों से होकर के गुजरती हैं, संचरण करती हैं, तो उन्हीं तरंगों के गुजरने से चट्टानों में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। और उन्हीं कंपनों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक या फिर सीज्मिक इवेंट। अब ये जो एनर्जी वेव्स आप यहां पर देख रहे हो, जिन ऊर्जा तरंगों की यहां पर बात हो रही है, आप ध्यान रखेंगे कि इन्हीं एनर्जी वेव्स को, इन्हीं ऊर्जा तरंगों को क्या कहा जाता है, सीज्मिक वेव्स कहा जाता है, भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। तो जो यहां पर हमने लिखा था भूकंपीय तरंगे, उसका मतलब आप लोगों ने समझा कि जब एक भूकंप आएगा तो उस भूकंप के दौरान जो ऊर्जा तरंगें डेवलप होंगी, जो एनर्जी वेव्स ओरिजिनेट होंगी, उन्हीं ऊर्जा तरंगों को हम क्या नाम देते हैं, सीज्मिक वेव्स नाम देते हैं, भूकंपीय तरंगे नाम देते हैं। अब कुछ और चीजें जानते हैं इन भूकंपीय तरंगों के बारे में। देखो, अगर हम इन एनर्जी वेव्स के बारे में बात करें तो आप एक चीज ये समझिए कि जैसे हमने मान लिया ये हमारी पृथ्वी है। अब ये हो गया हमारी पृथ्वी का केंद्र, इसको हमने सेंटर मान लिया, एक केंद्र है। तो होता ये है कि इन ऊर्जा तरंगों की जो उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिन होती है, वो पृथ्वी के अंदर किसी एक बिंदु पर, किसी एक केंद्र पर होती है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एनर्जी वेव्स, ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति का बिंदु, जहां पर ये उत्पन्न हो रही हैं। और इस बिंदु को कहा क्या जाता है, तो हम देखते हैं इस बिंदु को कहा जाता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर हिंदी में इसको लिखते हैं अधिकेंद्र, या फिर इसी हाइपोसेंटर को क्या कह दिया जाता है, इसको कहा जाता है फोकस। फोकस जिसे हिंदी में आप क्या लिख दोगे, भूकंप मूल। तो हाइपोसेंटर या फोकस का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु से ऊर्जा तरंगों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, या फिर हम बोल सकते हैं भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होगी। जब ये तरंगें हाइपोसेंटर से ओरिजिनेट होती हैं तो ये इस तरीके से पूरी पृथ्वी में ट्रेवल करती है। पूरी पृथ्वी के अंदर इनका हमें क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। इस तरीके से वेव्स जो हैं हर एक डायरेक्शन में चलती, ठीक। अब इससे होगा क्या कि अगर ये जो हमारा हाइपोसेंटर है, फोकस है, यहां से तरंगे हर एक दिशा में अगर चलेंगी तो पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा बिंदु हमें मिलेगा जहां पर ये तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी। और जिस जगह पर ये तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसी को हम कहते हैं एपिसेंटर। हिंदी में कहेंगे हम उसे अभिकेंद्र। तो यानी कि एपिसेंटर, अभिकेंद्र का मतलब होता है पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु जहां पर ये तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, जहां पर भूकंप सबसे पहले आता है।
अब ये हाइपोसेंटर और एपिसेंटर मैंने आपको इसलिए बताया, होता ये है कि ये ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हुई हाइपोसेंटर पर, फिर आप देख रहे हो कि कुछ समय तक ये तरंगें पृथ्वी के अंदर ही चल रही हैं। अब जब तक ये तरंगें पृथ्वी के अंदर चलती हैं, इनको नाम दिया जाता है बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स, जिन्हें क्या लिखेंगे हिंदी में, काया तरंगें। तो बॉडी वेव्स या काया तरंगों का मतलब हो जाता है ऐसी भूकंपीय तरंगें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चल रही हैं, अर्थ के इंटीरियर में चल रही हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि एपिसेंटर पर पहुंचने के बाद, अभिकेंद्र पर पहुंचने के बाद ये तरंगें पृथ्वी की सतह के साथ चलना शुरू कर देती हैं इस तरीके से। और जब ये तरंगें पृथ्वी की सतह के साथ चलती हैं, तब हम इन तरंगों को क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, इनको क्या कह देंगे हम? सतही तरंगें। तो आपको ध्यान में यह रखना है कि हमारी जितनी भी भूकंपीय तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक बॉडी वेव्स यानी कि काया तरंगें, और दूसरी सरफेस वेव्स यानी कि सतही तरंगें। अब जैसा कि बहुत ही एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि क्योंकि ये तरंगें सरफेस पर चल रही हैं, सतह पर चल रही हैं, तो इनसे आपको इंटीरियर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जो भी जानकारी है, जो भी नॉलेज है, वो हमें किससे प्राप्त होगी? बॉडी वेव से, यानी कि काया तरंगों से। तो अब हम थोड़ा सा काया तरंगों को डिटेल में समझेंगे, काया तरंगों के बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उस चीज को समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आप लोग समझिए। देखो, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं एनर्जी वेव्स की, ऊर्जा तरंगों की। तो यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ऊर्जा तरंगें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल हिंदी में आप लिख दोगे अनुदैर्ध्य, और दूसरी जिनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और हिंदी में जिन्हें लिख दिया जाता है अनुप्रस्थ। अब ये जो दोनों प्रकार की तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, इनमें फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब एक ऊर्जा तरंग, जब एक एनर्जी वेव किसी मीडियम से होकर के गुजरेगी, किसी माध्यम से होकर के निकलेगी, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, माध्यम के कण जो हैं, वो उसी तरंग की दिशा में मूवमेंट करें, यानी कि मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो मैनर में, आगे पीछे, तब आप ऐसे एनर्जी वेव को क्या कहोगे? लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। फिर जब हम आते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर ऊर्जा तरंग इस तरीके से चल रही है, तो जो माध्यम के कण होंगे, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूवमेंट करते हैं, यानी कि इनका जो संचलन होगा वो ऊपर नीचे की दिशा में संचलन होगा। और इसका एग्जाम्पल आप क्या देखोगे? इसका एग्जाम्पल हमें मिलेगा लाइट वेव्स, यानी कि प्रकाश तरंगें। तो अब ये जो चीज हमने यहां पर समझी
कि भाई एनर्जी वेव्स जो होती हैं, ऊर्जा तरंगे जो होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी ट्रांसवर्स। अब इसको हमें यूज कहां पर करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हमें यूज यहां करना है कि जो हमारा हाइपोसेंटर होता है, अर्थक्वेक का फोकस, इस हाइपोसेंटर, इस अधिकेंद्र से हमें उत्पत्ति देखने को मिलती है किसकी, हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी वेव्स। दो प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं, कहां से, हाइपोसेंटर से। कोई एक वेव नहीं जनरेट होती, दो जनरेट होती हैं। कौन कौन सी दो, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो दो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसमें से एक होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरी उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ। अब आपको याद ये रखना है कि हाइपोसेंटर से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन्हीं तरंगों को हम पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स ओरिजिनेट हुई, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हुई, इन अनुप्रस्थ तरंगों को क्या नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इन बॉडी वेव्स के बारे में बात करेंगे, इन काया तरंगों के बारे में बात करेंगे, तो ये जो काया तरंगे होंगी, ये जो बॉडी वेव्स होंगी, ये दो प्रकार की हो जाएंगी। एक पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होंगी, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होंगी। दूसरी एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे जिनका नेचर, जिनकी प्रकृति कैसी होगी, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ। अब ये जो P और S का डिवीजन हमने यहां पर पढ़ा, इसी में कुछ चीजें हमें और ऐड करनी है, कुछ चीजें और हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में जानकारी हम लोगों को चाहिए इससे पहले कि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पर जाएं। तो अब देखो, अगर हम इन दोनों प्रकार की बॉडी वेव्स, काया तरंगों की तुलना करें, एक तरफ पी वेव्स हमने लिख लिया, पी तरंगे, दूसरी तरफ एस वेव्स, एस तरंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो एक चीज तो आपने क्लियरली देखी कि ये जो हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, और एस तरंगों को हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार की तरंगे हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि पी तरंगों की जो गति हमें देखने को मिलती है वो कैसी होती है, फास्ट स्पीड, तीव्र गति पर चलती हैं तरंगें। और अगर आप एस तरंगों की बात करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिलेटिवली स्लो स्पीड, तुलनात्मक रूप से मंद गति। तो यानी कि दोनों तरंगों की जो स्पीड है, दोनों तरंगों की जो गति है, उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। अगर हम इनके नेचर और इनकी गति
इसके आगे जाकर के बात करें तो हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, और वो ये कि इन तरंगों का जो मूवमेंट है, जो संचलन है, ये मूवमेंट, ये संचलन हमें सॉलिड, सेमी मोल्टन एंड मोल्टन, यानी कि ये तरंगे ठोस पदार्थों में भी चलती हैं, अर्धगलित पदार्थों में भी चलती हैं और पिघले हुए पदार्थों में भी चलती हैं। तो तीनों प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं, तीनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में इन तरंगों का संचरण हमें देखने को मिलता है। बट होता यह है कि जब ये तरंगें सेमी मोल्टन और मोल्टन में पहुंचती हैं, मान लो कि पृथ्वी के अंदर अगर पी तरंगें ट्रेवल कर रही हैं और किसी जगह पर अगर ऐसा हुआ कि जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो सेमी मोल्टन आ गए या मोल्टन आ गए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन पदार्थों में इन तरंगों की जो गति होती है, वो गति क्या हो जाती है? घट जाती। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि जो पी तरंगे होती हैं वो सॉलिड मीडियम्स में, ठोस पदार्थों में तेज चलती हैं, और जब वो अर्धगलित और पिघले हुए पदार्थों में पहुंचेंगी तो कैसी चलेंगी? वो धीमी चलेंगी। फिर अगर हम एस वेव्स के बारे में बात करें, एस तरंगों के बारे में बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि इनका जो मूवमेंट है, इनका जो संचलन है, ये मूवमेंट सॉलिड में हमें देखने को मिलेगा, मतलब ठोस पदार्थ में ये चलेंगी। दूसरा हम देखते हैं कि ये सेमी मोल्टन में भी चलती हैं, यानी कि अर्धगलित पदार्थों में भी चलती हैं। और तीसरी चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि जब ये तरंगे मोल्टन में पहुंचती हैं, यानी कि पिघले हुए पदार्थों में पहुंचती हैं, तो उन पदार्थों के अंदर ये तरंगे नहीं चल पाती। यानी कि एस तरंगे अगर पृथ्वी में किसी ऐसे भाग में पहुंच जाएंगी जहां पर चट्टानें पिघली हुई हैं, तो वहां पर ये तरंगे मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, इनका संचरण नहीं हो पाता है। और सेमी मोल्टन के बारे में भी आप याद रखोगे कि ये चलती जरूर हैं, लेकिन जैसे पी तरंगों की गति सेमी मोल्टन में धीमी हो जा रही है, उसी तरीके से एस तरंगों की गति भी सेमी मोल्टन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा रिडक्शन इन स्पीड, गति में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये हमने इनकी तुलना की, इनका कंपैरिजन किया। एक चीज और यहां से हम लोग देख लेते हैं, जो कि इन दोनों प्रकार की तरंगों की कॉमन प्रॉपर्टी है, साझा विशेषता है। तो अगर इन दोनों ही तरंगों की हम कॉमन प्रॉपर्टी देखें, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि इन तरंगों की जो स्पीड होती है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों का घनत्व, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। यानी कि ये तरंगे जितने ज्यादा डेंस मटेरियल से होकर के निकलेंगी, इनकी स्पीड, इनकी गति जो होगी वो उतनी ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो ये आपने देखा कि जो बॉडी वेव्स हैं, जो काया तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने यहां पर देख लिया। अब अगला पॉइंट क्या है
कि ये जो बॉडी वेव्स हैं, ये जो काया तरंगे हैं, इन काया तरंगों का बिहेवियर क्या होता है इन अर्थ्स इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनका व्यवहार कैसा होता है, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं ये। तो अगर हम देखें, जो सीज़मोग्राफ होता है, भूकंप मापी या भूकंप लेखी एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सीज्मिक वेव्स के बारे में पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करता है। ये सीज्मोग्राफ हमें दो चीजें बताता है। पहली चीज क्या? पहली चीज हमें देखने को मिलती है कि बॉडी वेव्स फॉलो कर्व्ड पाथ इन अर्थ्स इंटीरियर, यानी कि काया तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। कर्व्ड पाथ, वक्राकार मार्ग, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये हो गया हमारी पृथ्वी का केंद्र, तो जब ये तरंगें पृथ्वी के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं तो ये इस तरीके से चलती हैं, ये इनका पाथ होता है। ठीक, अब बात यह आ रही है कि ये ऐसे घूमती हुई क्यों चल रही हैं? ये इस तरीके से सीधी भी तो चल सकती थी, तो सीधी ना चल करके कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रही है, वक्राकार मार्ग। अब बात आती है कि इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमें देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। क्या मतलब होता है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन में हम एक चीज देखते हैं कि ऊर्जा तरंगें, एनर्जी वेव्स, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो उनका जो मार्ग होता है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, जो मार्ग होता है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यही चीज यहां पर हो रही है कि जब ये तरंगें एक गहराई से दूसरी गहराई पर पहुंच रही हैं तो मटेरियल का नेचर चेंज हो जा रहा है, पदार्थों की प्रकृति बदल जा रही है, और क्योंकि पदार्थों की प्रकृति बदल रही है इसलिए इन तरंगों के मार्ग में रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, और उसी अपवर्तन से इनका जो मार्ग है वो कैसा बन गया है? कर्व्ड बन गया है, वक्राकार। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये रिफ्रैक्शन हमें क्या बताता है? ये रिफ्रैक्शन हमें बताता है हेट्रोजेनस कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। पृथ्वी के आंतरिक भाग का विषमांगी संगठन। विषमांगी संगठन, विषमांगी संगठन का यही मतलब है कि एक गहराई से दूसरी गहराई में जाओगे तो जो पदार्थों का नेचर होगा, जो पदार्थों की प्रकृति होगी, वो क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। अब इसके अलावा और क्या जानकारी हमें सीज़मोग्राफ से मिलती है? तो सीज़मोग्राफ हमें एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो क्या हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ बॉडी वेव्स keeps changing inside the
अर्थ, यानी कि काया तरंगों की गति पृथ्वी के अंदर बार बार बदलती रहती है। मतलब यह हुआ कि जब ये तरंगे पृथ्वी के अंदर चलती हैं तो ये एक स्पीड से नहीं चलती हैं, बल्कि इनकी स्पीड में, इनकी गति में बार बार क्या होता है, बदलाव आता है। अब समझो यहां से कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप एक चीज बोल सकते हो कि चेंज इन स्पीड, गति में परिवर्तन के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब हो सकता है चेंज इन डेंसिटी, के घनत्व में बदलाव आया है, और दूसरा हो सकता है चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में बदलाव आया है। तो अगर सीज़मोग्राफ हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर इन तरंगों की गति बार बार बदल रही है, तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं उनकी डेंसिटी में भी बदलाव आ रहा है और उनकी स्टेट यानी कि अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब यहां से भी हम एक पॉइंट निकालेंगे और वो पॉइंट क्या होगा, हेट्रोजेनस कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, पृथ्वी के अंतरतम का विषमांगी संघटन। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हमें अलग अलग सोर्सेस से मिलती है वो आज हम लोगों ने बात की। कल के सेशन में जो इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं पहले वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।